बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि ईरान अमेरिका की 21 घंटे चली बातचीत बेनतीजा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति बिना डील पाकिस्तान से हुए रवाना और ये ईरान के लिए बुरी खबर। अमेरिका का बड़ा बयान निकलकर सामने आया और इसके साथ ही अमेरिका को वार्ता छोड़ने के लिए बहाना चाहिए था, ईरान ने कहा है। और अब आगे कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान ने भी यहां पर बड़ा बयान दे दिया है। पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच शांति को लेकर चल रही बातचीत जो है वो पूरी तरह से बेनतीजा रही है और ये 21 घंटे से ज्यादा समय तक चली है। जेडी वैंस अब अपनी टीम के साथ अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। देश लौटने से पहले वैंस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसमें उन्होंने कहा कि समझौता ना होना अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका बिना किसी डील के ही लौट रहा है। जेडी वैंस ने कहा है कि किसी भी समझौते के लिए जरूरी है कि ईरान ये वादा करे कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। अमेरिका की शर्त जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट थी, लेकिन ईरान ने उन्हें नहीं माना। ईरान ने साफ कर दिया है कि तेहरान का फिलहाल अमेरिका के साथ अगले दौर की बातचीत का कोई इरादा नहीं है। ईरानी मीडिया का तो यहां तक दावा है कि अमेरिका असल में इस चर्चा को लेकर गंभीर ही नहीं था, तो बस यहां से भागने का बहाना ढूंढ रहा था। ईरान का मानना है कि अमेरिका को इस बातचीत की जरूरत सिर्फ इसीलिए थी ताकि दुनिया के सामने वो अपनी खोई हुई साख बचा सके। ईरान का आरोप है कि जंग के मैदान में हार और रुकावट झेलने के बावजूद भी अमेरिका अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है और वो मेज पर बैठकर एक शर्त थोप रहा था जिन्हें मनाना बेहद ही मुश्किल था ताकि बातचीत टूटने का दोष ईरान पर मढ़ा जा सके। Field Marshal Munir, who were both incredible hosts, and whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis, who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. Field Marshal Munir, who were both incredible hosts, and whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistan. कि पाकिस्तान में बातचीत फेल होने के बाद से ईरान का डेलीगेशन भी इस्लामाबाद से फिलहाल रवाना हो गया है और इससे पहले जेडी वैंस के नेतृत्व वाली अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भी अमेरिका के लिए रवाना हो चुका है। ऐसे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान में बातचीत जो है वो पूरी तरह से फेल होने के बाद से अमेरिका भी अब पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। उन्होंने कई एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट के लिए रवाना कर दिए हैं। ऐसे में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता जो है पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। 21 घंटे चली इस बातचीत जो है वो पूरी तरह से बेनतीजा रही है और हमारे साथ इस चर्चा में टीपी त्यागी जी जुड़ चुके हैं जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। सबसे पहले सवाल यही रहेगा कि ये बातचीत जो है एक टेबल पर लाना और अब नतीजा जो है कुछ भी नहीं निकला। अच्छा, देखिए, इसीलिए कहा जाता है जो मध्यस्थ है वो मध्यस्थ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो दोनों अपोजिट पार्टीज के ऊपर दबाव डाल सके, ये कहकर कि आप अगर मीडिएशन टेबल पर आए हैं तो कुछ ना कुछ समझौता करके उठेंगे। अब यहाँ पाकिस्तान ने मध्यस्थता की। अब पाकिस्तान जिसका चरित्र षड्यंत्र पे, झूठ पे, आतंक पे, चंदे पे टिका हुआ है, क्या वो इस पोजीशन में था कि वो जेडी वैंस को ये कह दे कि नहीं साल आप नहीं जाएंगे यहाँ से? वो तो खुद उनके टुकड़ों पे पल रहा है, तो कह नहीं सकता था। हाँ, किससे कह सकता था? ईरान से। ईरान को उसने अलबत्ता अपनी वर्दी पहन के वो मुनीर जी वहाँ पे गए और धमकाया और कुछ लैंग्वेज में कहा होगा, ये बताया होगा कि देखो हमारा तो सऊदी अरबिया से डिफेंस पैक्ट है और जरूरत पड़ी तो हम कह भी चुके हैं कि हम उनका साथ देंगे, तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। शायद ये भी बता दिया हो कि देखो हमारा आपके साथ 900 किलोमीटर का फॉरेस्ट बॉर्डर है, अगर मेरे आका अमेरिका ने कहा
कि उन्हें ग्राउंड ऑपरेशंस ईरान के अगेंस्ट करने हैं और उन्होंने मेरे से मेरी जगह मांगी तो मैं उन्हें कैसे मना करूंगा, बल्कि मैं भी उनका साथ दूंगा। तो ये करके थोड़ा बहुत ईरान को धमकाया होगा ऐसा लगता है। पर अब कुल मिला के क्या सिचुएशन है, वेंस साहब ये कह गए हैं कि हमने अपना ऑफर ईरान की टेबल पर रख दिया है, अब उनकी मर्जी कि वो माने या ना माने। यानी कि अब कुछ समय तक मुझे लगता है कि शायद सीज फायर का जो ऑफर है 15 दिन का, वो और कुछ दिन टिका रह सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि तुरंत एक्शन हो, क्योंकि 24 घंटे पहले ही ईरान के जो वो सुप्रीम लीडर है जिनका मुंह भी विकृत हो गया है, जिनका पैर भी शायद काट दिया गया है, उन्होंने कहा है कि सैनिकों ये जो वार्ता चल रही है इस्लामाबाद में, ये छलावा है, ये दिखावा है, तैयार रहो, युद्ध के लिए तैयार रहो। यानी कि ये ईरान ने कह दिया है। इधर अमेरिका ने जो अपना डिप्लॉयमेंट सीज फायर से पहले मिडिल ईस्ट में किया हुआ था वो तो हटाया नहीं और रीइंफोर्स कर दिया। यानी कि कल उन्होंने जो जॉर्ज बुश उनका एयरक्राफ्ट के वो भी भेज दिया और आज और एयरक्राफ्ट भेजे जा रहे हैं। यानी मुझे लगता है कि फिर ये मामला दोबारा से युद्ध में आ सकता है। कंडीशन दो है मेन। जी ठीक है। हमारे साथ चर्चा में संदीप जी जुड़ चुके हैं जो कि राजनीतिक मामलों के जानकार हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। धन्यवाद अनीता जी। सर, सवाल यही है कि जो बातचीत हुई वो पूरी तरह से बेनतीजा साबित हुई है। अमेरिका को कितना नुकसान होगा इसमें? देखिए, मुझे नहीं लगता अमेरिका को किसी भी तरीके का नुकसान हुआ अनीता जी इसमें, क्योंकि अमेरिका तो ये देखना चाहता था कि ईरान क्या बातचीत के लिए तैयार है, ईरान क्या युद्ध विराम के लिए तैयार है, ईरान के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज क्या है, या वो टूट चुके हैं, ईरान कितना टूट चुका है, और क्या टूटे हुए बचे हुए ईरान को ईरान के नेता जो अब्बास अराग़ची वहां पे आए हुए थे वो बचाना चाहते हैं या बिल्कुल नेस्तो नेबूद करवाना चाहते हैं। क्योंकि अमेरिका ने जिसको भी अपने पंजे में जकड़ा उसको कभी छोड़ा नहीं है। चाहे सीरिया की बात कर लीजिए, लीबिया की बात कर लीजिए, इराक की बात कर लीजिए, वेनेजुएला की बात कर लीजिए, जब अफगानिस्तान में आए तो फिर ओसामा बिन लादेन को खत्म करके ही यहाँ से गए। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जब किसी के ऊपर हमला कर देता है और अपना नुकसान उठा लेता है, उसी देश से उस नुकसान की वो पूर्ति करता है, तो अमेरिका की पूरी तरीके से नजर ईरान पर गड़ चुकी है, जैसे गिद्ध की नजर गड़ जाती है। अब वो उसके तेल के कुओं से तेल निकालेगा, गैस से गैस निकालेगा, और जो भी अर्थ मिनरल है उन पे अमेरिका कब्जा करके रहेगा। आज नहीं तो कल ये एक उसको देखना था अमेरिका को कि क्या ईरान की स्थिति क्या है, उसके नेता क्या चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अमेरिका को ईरान की बात नहीं सुननी थी, उसे तो अपना प्रपोजल रखना था कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां पर स्मूथली जहाज आने जाने चाहिए, वहां प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और हम फिर से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, हम फिर से ईरान को आबाद कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ मिलकर के चलोगे। हम अपना वहां पर प्रधानमंत्री बना देंगे, अपना राष्ट्रपति बना देंगे, और हम आपका तेल और तेल के कुओं से तेल निकालेंगे, दुनिया में बेचेंगे, आपको भी देंगे, और हमारे सैन्य बेसिस भी वहां पर बन जाएंगे, आपको सुरक्षा की गारंटी भी हम देंगे। तो इस तरीके से पूरे तरीके से जैसे गल्फ कंट्रीज में अमेरिका का कब्जा है, ठीक उसी तरीके से कब्जा अमेरिका ईरान में चाहता है, और ये होकर रहेगा। आज नहीं तो कल ये होकर रहेगा। ठीक है, सर से बातचीत कर लेते हैं, उनसे जानते हैं कि सर क्या लग रहा है कि आने वाले समय में युद्ध ये थमेगा या फिर और लंबा खींचेगा? टीपी त्यागी जी। जी 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 वेंस ने दो मेन, वैसे तो उन्होंने बहुत सारी शर्तें रखी हैं, लेकिन दो मेन शर्त रखी जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई यूरेनियम का एनरिचमेंट, नॉन एनरिचमेंट उसको छोड़ दीजिए, आप सिर्फ ये कंफर्म कीजिए कि आप भविष्य में न्यूक्लियर बम बनाने का काम नहीं करेंगे, और न्यूक्लियर बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को भी नहीं बुलाएंगे। अब ये उपकरण क्या है? ये उपकरण है सेंट्रीफ्यूज। ये सेंट्रीफ्यूज काम आते हैं रॉ यूरेनियम 238 को 235 में डेंसिटी के आधार पे अलग अलग आइसोटोप में बदलने के लिए। ये कहाँ से आते हैं? ये उससे आते हैं चाइना से। तो उनका पहला पॉइंट था कि आप न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे और उनको बनाने वाले उपकरणों का भी अपने यहाँ नहीं मंगाएंगे, नहीं इस्तेमाल करेंगे। दूसरा पॉइंट
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप खोल कर रखेंगे, कोई टोल उसमें वसूली नहीं करेंगे। ये दो मेन पॉइंट, इन पॉइंट पर ईरान ने एग्री होने से मना कर दिया। अब ईरान के मना करने के बाद सिचुएशन देश काल पात्र के हिसाब से लगातार बदलती रहती है, साथ नहीं था। आज यूरोपियन कंट्रीज आने लगे हैं और कंट्रीज आने लगे हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने का खतरा तो सता ही रहा है। और टैक्स ईरान ने वसूल करना शुरू किया तो क्या फिर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में ऐसा नहीं होगा? क्या स्ट्रेट ऑफ ताइवान में ऐसा नहीं होगा? क्या स्ट्रेट ऑफ मलक्का में ऐसा नहीं होगा? क्या स्ट्रेट ऑफ बाबल एंड मंडेब में ऐसा नहीं होगा? 1 दर्जन स्ट्रेट है, यानी कि चोक पॉइंट है दुनिया में, समुद्र के कहीं भी ऐसा हो सकता है। लिहाजा ये प्रेसिडेंस नहीं होने दी जाएगी, तो इसलिए साथ आने लगे। मैं एक बात हिंदुस्तान के बारे में कहना चाहता हूँ, हमारी तरफ से दुनिया इसमें आए या ना आए, अमेरिका के साथ आए या ना आए, हमारा कहना ये है कि दुनिया का 20% ऑयल वहां से गुजरता है, हमारा तो वहां से 40% गुजरता है। हमारे तो 30% फर्टिलाइजर गुजरते हैं, हमारी तो 30% हीलियम गुजरती है, हमारा तो 50% LNG गुजरती है, हमारी तो 80% LPG गुजरती है। लिहाजा हम सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं। हमारी दूरदर्शिता की वजह से हम किसी अपने आप को अब तक मेंटेन कर पाए, पर ज्यादा नहीं कर पाएंगे। अगर ये स्थिति और बढ़ती है तो नुकसान होगा। हमारा कहना ये कि ये IRGC क्या है जी? ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, इसमें ईरान का है, इस्लामिक है, इसमें ईरान कहीं नहीं है। लिहाजा हमें कहना चाहिए कि भाई हमारी इंडियन नेवी किस लिए है? हम जो इंडियन नेवी को पालते पोसते बड़ा करते हैं, हालांकि मैं एक फौजी हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा हमें अपनी इंडियन नेवी भेजनी चाहिए, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोले। क्या कोई समस्या आदमी से बड़ी होती है? क्या माइंस को डिस्टर्ब न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकता? फ्लोटिंग माइंस को तो सिंपली किया जा सकता है, बाकी माइंस को सोनार और बारूद से किया जा सकता है, बाकी माइन स्वीपर से किया जा सकता है। अगर वो मान लो 10 दिन में काम नहीं होता तो 20 दिन में हो जाएगा। लेकिन अगर हिंदुस्तान अपनी नेवी भेजता है, हिंदुस्तान बीच गुरु है, मैं गारंटी से कहता हूँ कि हिंदुस्तान के द्वारा ऐसा एक्शन लेने के तुरंत बाद दुनिया भर के लोग उनके साथ आ जाएंगे कि हम भी आपके साथ हैं। ये तो एक अजीब दादागिरी है कि कोई भी स्टेट को बंद कर दे। दिस कैन बी रिजॉल्व। इंडिया शुड टेक द लीड। ताकत उसके पास आती है जो उसको, जिसके शब्दों में ताकत होती है। आज ये शब्दों में एक बार इंडिया ना, यू विल फाइंड के 48 घंटे में उनके पास सपोर्ट। बिल्कुल ठीक है। संदीप जी से सवाल लेते हैं। संदीप जी, अगर ये युद्ध और भी आगे कंटिन्यू रहता है तो भारत कितना तैयार है आगे के लिए? क्योंकि अभी हमने पीछे देखा है कि किस तरीके से गैस को लेकर या फिर तेल को लेकर लंबी लंबी लाइनें लगी है। अगर ये युद्ध और भी ज्यादा लंबा खींचता है तो भारत कितना तैयार है? देखिए, अगर ये युद्ध और ज्यादा लंबा खींचता है तो भारत में काफी संकट आने वाले हैं, क्योंकि जो भी एनर्जी की लाइफ लाइन है वो यही गल्फ कंट्री है। जैसे अभी हमारे साथी बता रहे थे, काफी एक्सपीरियंस्ड है और सेना का इनको तजुर्बा भी रहा है। तो मुझे लगता है हमारी जो मिनिस्ट्रीज हैं इस तरीके के लोग वहां पर होने चाहिए। होता क्या है, हमारे देश में किस व्यक्ति को एक इमेज बनाई जाती है मीडिया के माध्यम से और उसको हीरो बनाकर देश के ऊपर बैठा दिया जाता है, जबकि आप अगर उनकी हकीकत में जाओगे, ना उनको डिफेंस की नॉलेज होती है, ना उनको इतिहास का पता, ना उनको भूगोल का पता, ना उनको स्पेस टेक्नोलॉजी का पता, ना उनको मिसाइल का पता, ना अणु का पता, ना परमाणु का पता। लेकिन खाली वो डायलॉग की तरह आजकल कई नेताओं ने अच्छे अच्छे डायलॉग स्क्रिप्टर अपने साथ रख लिए हैं और वो उनको डायलॉग लिख के देते हैं और जनता का पागल बनाने का काम करते हैं। कोई सही तरीके से स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते। ये नहीं पता हमारे परंपरागत दोस्त कौन है, कौन बुरे वक्त में हमारे काम आए हैं। हमें तक किसी भी चीज का इतिहास देखा जाता है, हिस्ट्री देखी जाती है।
हमारे यहाँ के ये परंपरा नहीं रही कि हम किसी नेता की जाके चुनाव प्रचार करने लगे या किसी का गुणगान करने लगे। अगर आपको कोई स्ट्रेटेजी बनानी है, कोई बैलेंस कर बनाना है, तो हमें देखकर किसी की तारीफ करनी होती है, देखकर झुकना होता है। हिंदुस्तान कभी झुकने वाला देश नहीं रहा। यहाँ पर छोटे छोटे कद के प्रधानमंत्री भी रहे, यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे छोटे से कद के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनकी धमक पूरी दुनिया में थी। आपको याद होगा उनका मास्को समझौता। तो इस तरीके की कैरेक्टर हिंदुस्तान का रहा है, तो हमें सोचना पड़ेगा कैसे लोगों को चुनना है, कैसों को नहीं चुनना है। अगर मैं आपको आकर के ये डायलॉग सुनाने लगूं कि मैं हिंदुस्तान को बदल दूंगा, मैं देश को विश्व गुरु बना दूंगा और मैं इतने रोजगार आपको दे दूंगा, तो आपको मेरे बातों के झांसे में नहीं आना है। आपको हकीकत देखनी है, आपको बैकग्राउंड देखना है। अब जब मैं एजुकेशन की बात करूं तो आपको देखना है क्या मैं खुद एजुकेटेड हूं। जब मैं महिलाओं के सम्मान की बात करूं तो मुझे आपको ये देखना है, देशवासियों को ये देखना है कि क्या मैं जो वचन लेकर के, जो 7 फेरे करके जिस महिला को साथ लाया, मैं वो वचन निभा रहा हूँ, क्या मैं महिलाओं का सम्मान कर रहा हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं नोटिस करने की। हिंदुस्तान में हो क्या रहा है, नशा करने वाला नशा छुड़ाने की बात कर रहा है, भ्रष्टाचार करने वाला भ्रष्टाचार को रोकने की बात कर रहा है। ठीक है तो संदीप आप जी, देखिए योग गुरु जो योग कराने की बात करते हैं और खुद माया इकट्ठी कर लेते हैं और आम आदमी को कहते हैं कि माया तैयार तो योग करो। तो इन सब चीजों को आपको समझने की जरूरत, तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है। ठीक है